हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। साथियों, मैं रामतीर्थ भारती आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स विद रामतीर्थ में। तो साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है निरपेक्ष आय परिकल्पना और सापेक्ष आय परिकल्पना। ये दो परिकल्पनाओं को मैंने आज एक्सप्लेन किया है और इसके साथ साथ इसके जो पुराने वर्जन आए हैं इन दोनों परिकल्पनाओं से, उनको भी मैंने इस क्लास में शामिल किया है। तो साथियों, एनालाइज करने से पता चलता है कि ये ऐसा टॉपिक है, ये दोनों ऐसे टॉपिक है कि इन दोनों टॉपिक से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं और लगभग हर बार संभावना रहती है कि क्वेश्चन पूछा जाएगा। साथियों, अगर किसी के पास 2020 के क्वेश्चन हैं तो वो मेरे जीमेल पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर दे, क्योंकि मैं इसमें 2020 के क्वेश्चन शामिल नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास नहीं है। तो किसी भी साथी के पास अगर हैं तो वो मेरे जीमेल या व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर दे, जो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो साथियों, जहाँ तक मेरा अंदाज है कि इस साल ये इसमें से एक कोई क्वेश्चन पूछा गया था निरपेक्ष आय परिकल्पना या फिर सापेक्ष आय परिकल्पना से। तो साथियों, आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। देखते हैं कि आज की क्लास में क्या क्या है। साथियों, सबसे पहले बात करेंगे हम निरपेक्ष आय परिकल्पना की। ये परिकल्पना 1936 में प्रतिपादित की गई थी। देख लेते हैं इसके अंतर्गत क्या है। कीन्स के अनुसार जब आय में वृद्धि होती है तो उपभोग व्यय भी सामान्य से अधिक बढ़ जाता है, किंतु उतना नहीं जितना कि आय में वृद्धि होती है। साथियों, कहने का मतलब ये है, जब किसी व्यक्ति की आय बढ़ती है तो उसका उपभोग व्यय जो होता है वो भी बढ़ जाता है, लेकिन जितनी आय बढ़ती है उससे कम मात्रा में बढ़ता है। साथियों, ये नियम बताता है कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति इकाई से कम होती है। इस नियम को हम निम्न प्रकार से लिखते हैं। साथियों, यह जीरो जो है जीरो से बड़ी होती है, डेल सी अपॉन डेल वाई, और ये एक से छोटी होती है। कहने का मतलब ये है कि जो डेल सी अपॉन डेल वाई है, इसका मतलब होता है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, नीचे मैंने इसको एक्सप्लेन भी किया है एमपी से लिखकर। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति जो होती है वो जीरो से तो बड़ी होती है लेकिन एक से कम होती है। देख लेते हैं साथियों, जहाँ डेल सी अपॉन डेल वाई अर्थात सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को दर्शाता है, अर्थात ये सीमांत उपभोग प्रवृत्ति डेल सी अपॉन डेल वाई एक से कम है और शून्य से अधिक है। साथियों, इसकी कुछ प्रस्तावनाएं वो देख लेते हैं। नंबर 1, आय में दी हुई समस्त वृद्धि उपभोग पर व्यय नहीं होती है, बल्कि उसका शेष भाग जो उपभोग के पश्चात बचता है वह बचत में चला जाता है। इस प्रकार उपभोग और बचत दोनों साथ साथ चलते हैं। साथियों, कहने का मतलब ये है कि अगर किसी व्यक्ति की आय में वृद्धि होती है तो वह सारी आय जो होती है वो उपभोग पर खर्च नहीं होती है, बल्कि उसमें से कुछ बचाया भी जाता है, उसमें से कुछ बचत भी की जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि जो बचत होती है और जो उपभोग होता है वो दोनों साथ साथ चलते हैं। साथियों, आगे देखते हैं। नंबर 2, आय में वृद्धि होने से उपभोग तथा बचत दोनों में वृद्धि हो जाती है। साथियों, जब किसी के आय में वृद्धि हो रही है तो उसके उपभोग में भी वृद्धि होगी और उसकी बचत में भी वृद्धि होगी, क्योंकि जब आय बढ़ती है तो उपभोग भी बढ़ता है, किंतु आय की अपेक्षा कम मात्रा में बढ़ता है। परिणाम स्वरूप बचत में वृद्धि होती है। इस प्रकार आय में वृद्धि होने पर उपभोग तथा बचत दोनों में वृद्धि होती है। साथियों, जब किसी व्यक्ति की आय बढ़ती है तो उपभोग भी बढ़ता है और बचत भी बढ़ती है। नंबर 3 देख लेते हैं। जब आय बढ़ती है तो उपभोग व्यय भी बढ़ जाता है, किंतु आय में वृद्धि अपेक्षाकृत थोड़ी मात्रा में होती है। इसका कारण यह है कि जैसे जैसे आय में वृद्धि होती है वैसे वैसे हमारी आवश्यकताएं पूरी होती जाती हैं। अंततः उपभोग वस्तु पर अधिक व्यय की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात उपभोग व्यय घट जाता है। साथियों, इस नियम के कुछ महत्व हैं
वो देख लेते हैं। प्रत्येक देश की सरकार तथा जनता ये चाहती है कि देश में बेकारी दूर हो। साथियों यहाँ बेकारी होगा, टाइपिंग मिस्टेक हुई है, बेकारी, बेकारी। साथियों यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये जो है बेकारी होगा, बेकारी, बेकारी, इस तरह से होगा। तो प्रत्येक देश की सरकार तथा जनता ये चाहती है कि देश में बेकारी दूर हो, देश प्रफुल्लित हो तथा राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो। इस उद्देश्य के लिए एक सुनियोजित आर्थिक नीति की आवश्यकता होती है। आर्थिक नीति के निर्माण में देश की उपभोग प्रवृत्ति का बड़ा महत्व होता है। तो साथियों आगे देख लेते हैं, इसकी मान्यताएं हैं। ये नियम सामान्य परिस्थिति में ही लागू होता है। साथियों जैसे कि मांग का नियम होता है, उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, इस तरह से ही इस नियम की कुछ कंडीशन होती हैं। ये उन्हीं कंडीशन में लागू होगा। रुचि वगैरह जो होती है, समय जो होता है, युद्धकाल जो होता है, ये उनमें लागू नहीं होता, ये एक सामान्य परिस्थिति में लागू होता है। नंबर 2 देख लेते हैं, ये नियम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ही लागू होता है। साथियों ये नियम केवल और केवल पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ही लागू होता है। नंबर 3 देख लेते हैं, ये नियम मनोवैज्ञानिक तथा सांस्थानिक अवस्थाओं को स्थिर मान लेता है। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी व्यक्ति में मनोवैज्ञानिक चेंज होते हैं उनको ये स्थिर मानता है, कोई भी चेंज नहीं होगा। नोट साथियों ये नियम कीन्स के उपभोग संबंधी मनोवैज्ञानिक नियम कहलाता है। साथियों यही नियम कीन्स के उपभोग संबंधी मनोवैज्ञानिक नियम कहलाता है। आगे बात कर लेते हैं साथियों कि इस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन और कब कब पूछे गए हैं। तो साथियों जहाँ तक मैंने एनालाइज किया था 2019, 17, 18 और 16 में से कोई क्वेश्चन नहीं मिला था। अगर कोई क्वेश्चन आपको पता हो तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। आगे क्वेश्चन सीरीज जब लेकर आऊँगा मैं तो उसमें उसे मैं कवर करा दूंगा। साथियों क्वेश्चन देख लेते हैं। केन्स के अनुसार आय बढ़ने के स्थान आय का अल्प अनुपात उपभोग पर व्यय किया जाता है। नंबर 2 कुजनेट्स के अनुसार आय बढ़ने के साथ बचत की औसत प्रवृत्ति स्थिर और सतत बनी रहती है। साथियों ये दोनों ही बात सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अभिकथन ए, औसत उपभोग प्रवृत्ति, औसत उपभोग प्रवृत्ति कभी भी शून्य नहीं हो सकता। साथियों जाहिर सी बात है किसी भी व्यक्ति का उपभोग कभी भी शून्य नहीं होता है, चाहे वह कुछ कमा रहा है या नहीं कमा रहा है। कहने का मतलब यह है कि उसकी आय शून्य है या फिर ज़्यादा है, लेकिन उपभोग प्रवृत्ति कभी भी शून्य नहीं होगी क्योंकि व्यक्ति बिना खाए नहीं रह सकता है। साथियों तर्क आर देख लेते हैं। उपभोग व्यय हमेशा धनात्मक रहता है भले ही आय शून्य हो। तो साथियों ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं और ए और आर जो है इसका सही स्पष्टीकरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। 2013 में ये क्वेश्चन आया था। कीन्स के निरपेक्ष आय परिकल्पना के समीकरण अल्फा 0 प्लस बी वाई में सी उपभोग व्यय, अल्फा 0 उपभोग व्यय जब वाई शून्य है, कहने का मतलब जब आय शून्य है, बी उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति एमपीसी है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। एमपीसी आय के स्तर से स्वतंत्र है। साथियों एमपीसी आय के स्तर से स्वतंत्र नहीं होती है, एमपीसी आय के स्तर पर आश्रित होती है। ये बात बिल्कुल सही है। एमपीसी जो होती है वो आय के स्तर पर आश्रित होती है क्योंकि जब आय बढ़ती है तो उपभोग बढ़ता है और आय जब घटती है तो उपभोग घट जाता है। आय के बढ़ने पर एमपीसी गिरता है, एपीसी गिरता है। साथियों आय जब बढ़ती है तो एपीसी गिरता है क्योंकि इसकी जब हम थर्ड कंडीशन पढ़ी थी, इसकी प्रस्तावना की जब हमने थर्ड कंडीशन पढ़ी थी उसमें लिखा था कि जब उसमें बताया गया है कि जब आय मान लो आय बढ़ रही है फिर और बढ़ी तो एक समय ऐसा आएगा कि उसकी जो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति पर खर्च है, जो एवरेज है एपीसी, सीमांत उपभोग औसत है जो, वो एक टाइम पर जाकर गिरने लगेगा, उसका जो है डाउनवर्ड आने लगेगा। साथियों चौथा ऑप्शन जो है एपीसी बड़ी होती है एमपीसी से, तो नहीं ये बात गलत है। तो साथियों इसका ये ऑप्शन दूसरा सही है, एमपीसी आय के स्तर पर आश्रित होती है। साथियों बात करेंगे 2011 में आए क्वेश्चनों की। एक क्वेश्चन आया था निरपेक्ष आय परिकल्पना किसने दी थी। तो साथियों निरपेक्ष आय परिकल्पना जो है वो कीन्स ने दी थी।
क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। अभिकथन ए, उपभोग उच्च होता है जब बचत तुच्छ हो। साथियों, आप एक सिंपल सी बात सोचें, एक साधारण सी बात सोचें कि जब हम बचत करेंगे, उच्च बचत करेंगे ज़्यादा, तो क्या उपभोग उच्च हो सकता है? साथियों, नहीं हो सकता, क्योंकि जो पैसा होगा वो तो हमारा बचत में चला जाएगा, तो हम उपभोग के लिए कहाँ से लाएंगे? तो साथियों, ये ऑप्शन गलत है। कहने का मतलब है अभिकथन ए गलत है। तर्क आर देख लेते हैं। आय उच्च होती है जब निवेश उच्च होता है। साथियों, जब निवेश उच्च होगा, जब हम मान लो आप कोई काम करते हैं, उसमें आप मान लो कोई व्यापार कर रहे हैं, आप उसमें पैसे ज़्यादा लगा रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, साधारण सी बात है कि आपको आउटपुट भी ज़्यादा मिलेगा। तो साथियों, ए गलत है, अभिकथन गलत है और तर्क आर सही है। साथियों, आगे बात करते हैं 2010 में पूछे गए क्वेश्चनों की। कीन्स के उपभोग फलन के मनोवैज्ञानिक नियम के संबंध में निम्नांकित में कौन सा कथन सही नहीं है? साथियों, नंबर 1 देख लेते हैं। जब प्रयोज्य आय बढ़ती है तो उपभोग भी बढ़ता है। कहने का मतलब ये है कि जब आय बढ़ती है तो उपभोग भी बढ़ता है, परंतु आनुपातिक रूप से कम। कहने का मतलब है कि जब आय जितनी बढ़ेगी उससे उपभोग कम बढ़ेगा, तो ये बात बिल्कुल सही है। नंबर 2, उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति धनात्मक होती है परंतु इकाई से कम होती है। साथियों, मैंने बताया जब आय किसी की शून्य है फिर भी उपभोग व्यक्ति करेगा, क्योंकि बिना उपभोग के व्यक्ति रह ही नहीं सकता है। तो चाहे आपकी आय शून्य हो, चाहे आपकी आय ज़्यादा हो, आपकी जो सीमांत प्रवृत्ति है वो हमेशा कैसी रहेगी? धनात्मक रहेगी। तो ये भी ऑप्शन सही है। नंबर 3 बात कर लेते हैं। जब प्रयोज्य बढ़ती है तो उपभोग करने की प्रवृत्ति कम होती है। जब प्रयोज्य आय, साथियों यहाँ आय और आएगा, आप ऐड कर लेना। जब प्रयोज्य आय एक बार बढ़ी, फिर और बढ़ी और बढ़ी, तो क्या आता है यहाँ? भाई थर्ड कंडीशन लागू हो रही है, इसकी प्रस्तावना की कि जब प्रयोज्य आय बढ़ती है तो उपभोग करने की प्रवृत्ति कम हो जाती है। क्योंकि मान लो आपकी आय 1,00,000 रुपये, ठीक है, आप खर्च कर रहे हैं 20,000 रुपये आय उपभोग पर, और 20,000 रुपये में आपके सारे खर्चे पूरे हो रहे हैं। तो साथ ही जब आपकी आय और बढ़ेगी तो आप उपभोग और बढ़ाएंगे, लेकिन बहुत कम। तो उससे क्या होगा? उपभोग करने की जो प्रवृत्ति है वो कम हो जाएगी। तो साथियों, ये भी ऑप्शन सही है। नंबर 4 देख लेते हैं। आय के सब स्तरों पर उपभोग की औसत प्रवृत्ति उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति के बराबर होती है। साथियों, ये बात बिल्कुल गलत है, कभी बराबर नहीं होती है। साथियों, अब बात करेंगे हम सापेक्ष आय परिकल्पना की। तो सापेक्ष आय परिकल्पना जो है ड्यूजेनबरी ने दी थी, जेम्स ड्यूजेनबरी ने। और इसकी ईयर भी आप याद रखें, क्योंकि कभी कभी सम्मिलित क्वेश्चन देता है, उसमें आपसे ईयर पूछ लेगा, या कभी इन चारों को दे देगा, सापेक्ष आय परिकल्पना, निरपेक्ष आय परिकल्पना, स्थायी आय परिकल्पना, और एक होती है जीवन चक्र परिकल्पना। वो दोनों को मैं आगे कराऊंगा। तो इनको चारों को देगा और उनका कालक्रम जो है पूछ लेगा कि कब कब क्रम के अनुसार आयु क्रम या अवरोही क्रम में लगाइए। तो साथियों, इसकी आप जो है ईयर भी याद रखें कि ये कब प्रतिपादित हुई थी। तो साथियों, आप बात करेंगे। एक अमेरिकी अर्थशास्त्री जेम्स ड्यूजेनबरी ने उपभोक्ता के व्यवहार का ऐसा सिद्धांत प्रस्तुत किया जो उपभोग के निर्धारक तत्वों के रूप में एक व्यक्ति की निरपेक्ष आय की बजाय उसकी सापेक्ष आय पर अधिक बल देता है। साथियों, कीन्स ने निरपेक्ष आय का विचार दिया था, ड्यूजेनबरी ने सापेक्ष आय का विचार दिया है। देखते हैं इनकी सापेक्ष आय में क्या क्या है। इस सिद्धांत के प्रतिपादक जेम्स ड्यूजेनबरी है। इनका सिद्धांत कीन्स के उपभोग सिद्धांत की 2 आधारभूत मान्यताओं को अस्वीकार पर आधारित है। साथियों, जो कीन्स ने निरपेक्ष आय परिकल्पना का विचार दिया था, उनकी 2 आधारभूत मान्यताओं को जेम्स ड्यूजेनबरी ने अस्वीकार कर दिया, और उनके आधार पर ही, उनके अस्वीकरण के आधार पर ही अपना सापेक्ष आय परिकल्पना का नियम इन्होंने दिया, या सापेक्ष आय परिकल्पना जो है इन्होंने दी। देख लेते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का उपभोग व्यवहार स्वतंत्र नहीं होता है, बल्कि प्रत्येक अन्य व्यक्ति के व्यवहार पर निर्भर करता है। साथियों, कीन्स कहता था कि प्रत्येक व्यक्ति का व्यवहार जो होता है, उपभोग व्यवहार जो होता है वो स्वतंत्र होता है, लेकिन जेम्स ड्यूजेनबरी कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का व्यवहार एक दूसरे पर निर्भर करता है। नंबर 2 देख लेते हैं। उपभोग संबंध समय में अपरिवर्तनीय होता है, जबकि कीन्स क्या मानता था कि उपभोग समय में परिवर्तनीय होता है। ड्यूजेनबरी की सापेक्ष आय परिकल्पना ये व्यक्त करती है कि उपभोक्ता
अगर ऊंचा उपभोग कर लेता है तो वह नीचे नहीं आना चाहता। साथियों, कहने का मतलब ये है कि जब एक उपभोक्ता एक बार अपना उपभोग बढ़ा देता है, एक ऊंचे उपभोग स्तर पर पहुंच जाता है, तो वह उस ऊंचे उपभोग से नीचे आना नहीं चाहता है। साथियों, आगे देखते हैं। ये उपभोक्ता के असममित व्यवहार को दर्शाता है, अर्थात जब उनकी आय बढ़ती है तो उपभोग बढ़ा देते हैं, लेकिन आय कम होने पर उपभोग का स्तर नहीं घटाते हैं। ये व्यवहार ये संकेत देता है कि परिवार या इकाई द्वारा पूर्व में अर्जित आय और वर्तमान आय का अनुपात इसकी वर्तमान खपत का एक अतिरिक्त कारक के रूप में कार्य करता है। यदि अनुपात में कमी आती है तो वर्तमान खपत बढ़ जाती है और बढ़ जाने पर खपत कम हो जाती है। इस परिकल्पना को हम रैचेट प्रभाव, प्रदर्शन प्रभाव, सापेक्ष आय परिकल्पना, उपभोक्ता रैचेट और तुलनात्मक आय आदि के नामों से जानते हैं। साथियों, इन सबसे क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैंने यह नाम ये इसमें मेंशन किए हैं। तो ये आप सारे नाम इसको किस किस और नाम से जानते हैं, सापेक्ष आय परिकल्पना को इसे आप याद कर लें, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे हो सकता है कि सापेक्ष आय परिकल्पना ना देकर तुलनात्मक आय परिकल्पना या उपभोक्ता रैचेट या रैचेट प्रभाव या प्रदर्शन प्रभाव या फिर डिवीजन वरी की परिकल्पना दे सकता है। तो साथियों, आप समझ गए होंगे कि इस नियम के अंतर्गत क्या है। आइए अब बात करेंगे कि इसके पुराने जो प्रश्न थे, पुराने वर्षों में पीछे वर्षों में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। साथियों, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की। 2019 में क्वेश्चन आया था ये। आय में गिरावट होने पर उपभोग में कमी आती है, लेकिन वह आय में कमी की तुलना में आनुपातिक रूप से कम होती है, क्योंकि उपभोक्ता पिछले जीवन स्तर को बनाए रखने की इच्छा रखता है। ये कौन सा प्रभाव है? तो साथियों, ये रैचेट प्रभाव है और इसी को हम क्या कहते हैं, सापेक्ष आय परिकल्पना कहते हैं। साथियों, यहाँ भी वही बात हुई है कि अगर एक व्यक्ति ऊंचे उपभोग स्तर पर पहुंच जाता है तो वह उस ऊंचे उपभोग स्तर से नीचे आना नहीं चाहता है। साथियों, आगे बात करेंगे, ये 2018 और 2017 में आए क्वेश्चनों की बात करेंगे। साथियों, बैंड वैगन प्रभाव किस से संबंधित है? तो साथियों, जो बैंड वैगन प्रभाव का जो नाम है वो सापेक्ष आय परिकल्पना का ही नाम है, बैंड वैगन प्रभाव। तो आप इसको भी याद रखें। 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था, बैंड वैगन प्रभाव किससे संबंधित है? तो साथियों, बैंड वैगन प्रभाव सापेक्ष आय परिकल्पना से ही संबंधित है। ये दोनों क्वेश्चन सेम आए थे, रिपीट क्वेश्चन है साथियों ये। साथियों, अगर आप टॉपिक क्लियर कर लेते हैं तो एग्जाम कोई बड़ी बात नहीं होगा क्लियर करना, मैं जहाँ तक समझता हूँ। तो आप टॉपिक को क्लियर करें और टॉपिक से कोशिश करें कि टॉपिक से कोई भी चीज़ छूटे ना, छोटी से छोटी चीज़ छूटे ना। जैसे कि मान लो आप जो नियम वगैरह पढ़ रहे हैं, परिकल्पना पढ़ रहे हैं, उसको किन किन नामों जानते हैं, कौन से सन में आई थी और उसकी आलोचना किस किस ने की है, उसके पक्ष में कौन कौन है, उसके विपक्ष में कौन कौन है, ये सारी चीज़ें आप क्लियर करें तो जहाँ तक मेरा मानना है कि क्वेश्चन नहीं छूटेगा। साथियों, आगे बात करेंगे 2015 में आए क्वेश्चन की। सापेक्ष आय परिकल्पना में उपभोग आधारित होता है सर्वोच्च विगत उपभोग पर, समकक्ष समूह के वर्तमान उपभोग के माध्यम पर। तो साथियों, यहाँ जो सापेक्ष आय परिकल्पना में उपभोग जो आधारित होता है वह सर्वोच्च विगत उपभोग पर आधारित होता है। कहने का मतलब ये है कि जब एक व्यक्ति ऊंचे उपभोग पर पहुंच जाता है तो वह नीचे उपभोग पर आना नहीं चाहता है। समकक्ष समूह के वर्तमान उपभोग की माध्यिका का मान। साथियों, जो वर्तमान में जो आपके मान लो समकक्ष समूह हैं, आपके पड़ोसी हो गए, कहते हैं ना कि इस नियम को सापेक्ष आय परिकल्पना को प्रदर्शन प्रभाव भी कहते हैं। कहने का मतलब ये है साथियों, उसका मतलब ये होता है कि दूसरे की देखा दूनी, मतलब अगर वो व्यक्ति ज़्यादा उपभोग कर रहा है तो हम भी ज़्यादा करेंगे। तो साथियों, 1 और 2 दोनों बात सही है। साथियों, आगे बात करेंगे 2014 में आए क्वेश्चन की। ड्यूजेनबरी की सापेक्ष आय परिकल्पना ये बताती है कि जैसे जैसे आय बढ़ती है वैसे वैसे उपभोग वक्र भी ऊपर की ओर बढ़ता जाता है, और इसलिए औसत उपभोग प्रवृत्ति बढ़ती है नहीं, औसत उपभोग प्रवृत्ति कम होती है नहीं, औसत उपभोग प्रवृत्ति स्थिर रहती है। साथियों, यहाँ क्या बताया गया था कि जब आय एक बार बढ़ी तो उपभोग बढ़ गया, लेकिन जब आय घटती है तो उपभोग नहीं घटता है, स्थिर रहता है। उपभोग प्रवृत्ति कैसी रहती है? औसत उपभोग प्रवृत्ति कैसी रहती है? स्थिर रहती है। तो साथियों, ये ऑप्शन सही है।
साथियों एक बार क्वेश्चन पूछा गया था 2014 में, सापेक्ष आय परिकल्पना किस वर्ष प्रतिपादित की गई थी? तो साथियों मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आप इसकी सन भी याद रखें, 1949 में। साथियों आगे बात करेंगे, 2014 में एक क्वेश्चन और आया था, ड्यूजेनवरी की भूतकाल की आय संबंधी अवधारणा के कौन से कथन सही है? तो साथियों वर्तमान उपभोग न सिर्फ वर्तमान आय बल्कि पूर्ण आय का फलन है। साथियों ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जो व्यक्ति वर्तमान में उपभोग करता है वह उसके जो पिछला जो उपभोग कर चुका है उससे संबंधित होती है। साथियों संकुचन और विस्तार के दौरान आय और उपभोग के बीच असममित संबंध पाए जाते हैं, क्योंकि जब एक बार उपभोग बढ़ जाता है तो वह नीचे आना नहीं चाहता है। उपभोग आय संबंधी अपरिवर्तनीय है, क्योंकि उपभोग जो होता है वो अपरिवर्तनीय होता है। नंबर 4, दबाव के दौरान आय की अपेक्षा उपभोग में थोड़ी कमी आती है, किंतु विस्तार के दौरान उपभोग में अधिक वृद्धि आती है। साथियों जब किसी की आय बढ़ती है तो वह उपभोग तो बहुत बढ़ा देता है, लेकिन अगर किसी भी कारणवश उसकी आय कम होती है तो वह ऊंचे उपभोग स्तर से नीचे नहीं आना चाहता है, लेकिन कुछ उसमें असर आता है, बहुत थोड़ा। तो साथियों ये चारों ही ऑप्शन सही है। आगे बात करेंगे साथियों, 2014 में एक क्वेश्चन और पूछा गया था, बैंड वैगन प्रभाव किससे संबंधित है? साथियों मैं आपको बता चुका हूँ कि सापेक्ष आय परिकल्पना को हम कई नाम से जानते हैं, तो इसका एक नाम ये भी है और ये सापेक्ष आय परिकल्पना से संबंधित रखता है या संबंध है। साथियों बात करेंगे 2012 में आए क्वेश्चनों की, किस परिकल्पना के अनुसार उपभोग अपरिवर्तनीय होता है? तो साथियों जो उपभोग अपरिवर्तनीय होता है वह सापेक्ष आय परिकल्पना के अनुसार होता है। साथियों ये बात तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ जब इसकी थ्योरी पढ़ा था, इससे संबंधित क्वेश्चन भी आ चुके हैं। साथियों मैं टॉपिक को उस तरह से लेकर आया हूँ कि आपका कोई भी क्वेश्चन छूट नहीं सकता, चाहे वह आगे एग्जाम में किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछ ले एग्जाम में। साथियों बस आप मेरे टॉपिक को अच्छे से पढ़िए और जो मैं ओल्ड क्वेश्चन देता हूँ ना आप एक्सप्लेन करने की कोशिश करिए। वैसे मैं अप्रैल में जितने भी टॉपिक लाऊंगा और जितने भी क्वेश्चन हैं वहाँ से मैं एक तरफ से सारे पेपर्स आपको जो है ईयर वाइज सॉल्व कराते जाऊँगा। आपका JRF इस बार पक्का होगा 100%, ये मेरी गारंटी है। बस आप पढ़ते जाइए, मेहनत करते जाइए, मेरे साथ मेरा सपोर्ट कीजिए। साथियों आगे बात करेंगे कि उपभोक्ता रैचेट किससे संबंधित है? तो साथियों जेम्स ड्यूजेनबरी से संबंधित है, सापेक्ष आय परिकल्पना से संबंधित है, क्योंकि सापेक्ष आय परिकल्पना को ही उपभोक्ता रैचेट कहते हैं। साथियों आगे बात करेंगे 2011 और 2010 में आए क्वेश्चनों की। 2011 में क्वेश्चन आया था, सापेक्ष आय परिकल्पना किससे संबंधित है? तो साथियों जेम्स ड्यूजेनबरी से संबंधित है। आगे बात करेंगे उपभोग अनुत्क्रमणीय होता है, ये किससे संबंधित है? तो साथियों उपभोग जो अनुत्क्रमणीय होता है वह सापेक्ष आय परिकल्पना के अनुसार होता है। तो साथियों बात करेंगे 2011 और 2010 और 2011 में आए क्वेश्चन होगी। तो साथियों 2011 में क्वेश्चन आया था, सापेक्ष आय परिकल्पना किससे संबंधित है? तो सापेक्षिक आय परिकल्पना जो है जेम्स ड्यूजेनबरी से संबंधित है। बात करेंगे 2010 में आए क्वेश्चन की, उपभोग अनुत्क्रमणीय होता है, ये किससे संबंधित है? तो साथियों उपभोग जो अनुत्क्रमणीय होता है वह सापेक्ष आय परिकल्पना में होता है। तो साथियों आज की क्लास आपको कैसे लगी हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं और आप बहुत अच्छे से तैयारी करें, मेरी क्लास को देखें और आप जहाँ से भी बहुत अच्छा पढ़ सकते हैं वहाँ से पढ़ें। मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरी ही क्लास को देखें, आपको जहाँ से भी अच्छा लगता है वहाँ से पढ़ें, लेकिन मेरी क्लास से आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। तो साथियों आज के लिए आज्ञा दीजिए, कल एक नई क्लास के साथ हम फिर मिलेंगे। कल तक के लिए जय हिंद, जय भारत।